नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की एक संपूर्ण गाइड भी मार्केट में आ गई है। अगर आप लोग चाहें तो किसी भी कापी किताब की जो दुकान है वहाँ पर ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस पुस्तक में अति संभावित प्रश्न भी हैं, सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये पूरा सिलेबस दिख रहा है और इसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और सामान्य अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता जो अध्ययन सामग्री है वो भी दी हुई है। तो आप लोग इसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है और इसके बारे में बहुत सारे समाचार पत्रों में भी जानकारी दे दी गई है। कल भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। इस भर्ती के स्थगित होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि पंचायत चुनाव थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, बहुत सारे शिक्षकों ने पत्र भेजा था। दूसरी बात यह है कि पीएनपी की तरफ से खुद भी पूरी तैयारियां नहीं थी। और तीसरा जो कारण है वो कोरोना का है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में शिक्षकों की भर्ती के लिए 18 अप्रैल को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित हो गई है। इसके अब अगले महीने मई में होने की संभावना है। दरअसल ठीक अगले दिन 19 अप्रैल को कई जिलों में पंचायत चुनाव का मतदान होना है। इसे देखते हुए परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया। विशेष सचिव आरवी सिंह ने परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड का नया कार्यक्रम अभी भी घोषित नहीं है, इसलिए भर्ती की भी नई तारीख घोषित नहीं की गई है। हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं से पहले या ठीक बाद ये इम्तहान कराया जाएगा। तो बोर्ड की जो परीक्षाएं जो प्रस्तावित हैं कि 8 मई से होंगी, या तो उसके पहले की कोई डेट हो सकती है जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, या तो फिर अब जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हो जाएंगी जून में, तो ये परीक्षा इसके अगले महीने में भी हो सकती है। अन्य समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि ये किस लिए स्थगित हुई है। नीचे देखिए लिखा, प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अधिकारियों का मानना है कि परीक्षा स्थगित करने के पीछे बढ़ता कोरोना भी एक वजह है। विशेष सचिव आरबी सिंह के अनुसार परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी। तो कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे दिन भी 1 लाख से ज़्यादा यानी लगभग 1,15,000 24 घंटे के अंदर संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। चलिए देखते हैं कि अब ये परीक्षा कब हो पाती है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि समूह ग की भर्ती के लिए 3 लाख से भी अधिक पंजीकरण। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग की भर्ती से पहले शुरू किए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत पंजीकरण कराने वालों की भरमार है। प्रदेश भर से अब तक 3,24,044 ने पंजीकरण के लिए फॉर्म भरा है और 33,476 के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी हो चुका है और 29,752 को लाकर भी दे दिया गया है। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं, खास तौर से अब ये जो समस्या है वो ओटीपी को लेकर के है। और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके डिप्लोमा या डिग्री का उसमें ऑप्शन नहीं है। आगे लिखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार है। पारदर्शी व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया के लिए 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की गई है। नौकरी पाने के लिए युवाओं को पहले पीईटी पास करनी होगी, इसके बाद ही वे मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया है। इसके मुताबिक जो पंजीकरण कराएगा वही पीईटी। पता नहीं कब पीईटी आएगा और कब भर्ती पूरी होगी। जितना सुस्त यूपी की रफ्तार है उससे तो नहीं लगता है कि एक भी भर्ती में किसी भी विद्यार्थी की ज्वाइनिंग पीईटी के माध्यम से हो पाएगी, क्योंकि उधर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के लिए कुछ भी नहीं किया है। यूपी की जिस भी भर्ती का विज्ञापन योगी सरकार में निकला है, आज तक एक भी भर्ती पूरी हो नहीं पाई है। और पीटी को इसलिए लाया गया था ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी हो सके और बार बार आवेदन विद्यार्थियों को नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, लेकिन
ऐसा लगता है कि पीईटी ना होता तो बेहतर होता। अभी तक बहुत सारे जो विज्ञापन है वो आ चुके होते, बहुत सारी भर्तियां पूरी हो गई होती अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती, सरकार अगर रोजगार देना चाहती। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा छात्र हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करते हैं। एक एक भर्ती के लिए 10-10 लाख आवेदन होते हैं। जैसे कि अगर वीडियो की भर्ती का उदाहरण लें तो वीडियो की भर्ती में ही 1953 पदों की जो भर्ती आई थी उसमें 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। इसके बाद में भी अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एस सी की ही है। लिखा भर्ती घोटाले में 11 लोग गिरफ्तार, एसआईटी की कार्रवाई। बात हो रही है ग्राम पंचायत अधिकारी के 1953 पदों पर हुई भर्ती की। कल इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था और इसमें लिखा है कि यूपी एसआईटी ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती घोटाले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2018 में 1953 पदों के लिए हुई ये परीक्षा भारी अनियमितता के चलते हाल में निरस्त कर दी गई थी। एसआईटी के महानिदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे में 44 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 22 व 23 दिसंबर 2018 को परीक्षा के बाद दिल्ली की एसआरएन कंपनी को स्कैनिंग का काम दिया गया था। उसने यह काम केडी इंटरप्राइजेज से कराया। स्कैनिंग के दौरान ही साठगांठ करके अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट में सही उत्तर भर दिए गए। गड़बड़ी सामने आने पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसचिव राम नरेश प्रजापति ने लखनऊ के विभूति खंड थाने में 29 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज करा दी। एसआईटी ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद 46 लोगों पर केस दर्ज किया। मामले में एजेंसी के पदाधिकारियों से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। और भी यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं कि किस तरीके से काम होता था, किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था। देखिए लिखा है सौदेबाजी की जाती थी और ओएमआर खाली छुड़वा दी जाती थी। बात वीडियो की नहीं है, वीडियो से पहले जो भी भर्तियाँ होती थी उन भर्तियों में भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी की पार्टी की जो सरकार थी, उसमें भी इस तरीके के आरोप यूपी ट्रिपल एस सी में लगते रहे हैं। और ऐसा कहा जाता था कि यूपी ट्रिपल एस सी बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो सरकारें हैं वो अपने आदमियों का, अपने लोगों का चयन कर सकें। और यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्तियां हैं उसमें हमेशा से पेपर आउट के आरोप लगते रहे हैं और हमेशा से जो अंदर से भर्तियां की जाती हैं, अंदर से धांधली की जाती हैं, उसके भी आरोप लगते रहे हैं। नीचे लिखा है कि महानिदेशक डॉक्टर सिंह ने बताया कि भर्ती में सुनियोजित तरीके से धांधली कर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूले गए। परीक्षा कराने वाली एजेंसी के सदस्यों और दलालों ने पूरा खेल रच दिया। जिन अभ्यर्थियों से सौदा हो गया था उन्हें ओएमआर सीट खाली छोड़ने के लिए कहा गया। स्कैनिंग के समय ऐसी ओएमआर सीट निकाल करके उसमें सही विकल्प को भर दिया जाता था और इसके बाद में ओएमआर सीट स्कैनिंग रूम में पहुंचा दी जाती थी। स्कैनिंग रूम यूपी ट्रिपल एस सी में ही होता है। यूपी ट्रिपल एस सी में आखिरकार वहाँ से कैसे कापी बाहर निकल जाती थी, फिर वहीं से सुरक्षित आ जाती थी। नीचे उन आरोपियों के भी नाम लिखे हैं जो लोग इस कांड को जो है अंजाम देते थे कि मुरादाबाद के कमलेश, मऊ के अतुल कुमार राय, अयोध्या के दीपक वर्मा, लखनऊ के राजीव जोसफ, जालौन के महेंद्र सिंह और गाजीपुर के आरपी यादव, संभल के रामवीर सिंह, मुरादाबाद के सत्यपाल सिंह, हरदोई के विमलेश, लखनऊ के नीरज, गाजियाबाद के रोहित। आरपी यादव के पास 19 लाख रुपए, रामवीर के पास 17 लाख और सत्यपाल के पास से 8 लाख रुपए अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कि एसीएफ आरएफओ मेंस में 26 सफल, आरएफओ के 12 पदों पर भर्ती के लिए 13 तारीख को होगा साक्षात्कार। और वहीं पर आज के समाचार पत्रों में जो पीसीएस के साक्षात्कार चल रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई है कि किस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो 5400 ग्रेड पे के लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं। नक्सलवाद की समस्या के कारण और इसका समाधान क्या है। आपको नक्सल प्रभावित इलाके में पोस्टिंग मिले तो आप क्या करेंगे। चूँकि अभी नक्सली एक घटना हुई है जिसमें 22 जो जवान है वो शहीद हो गए हैं और यानी कि कुल मिलाकर के समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और आगे पूछा गया कि आप एसडीएम हैं और अगर आपको अपने क्षेत्र के किसानों को आंदोलन से रोकना है तो आप कैसे रोकेंगे। अफगान में किस भारतीय राजा की ससुराल है। शिक्षा में लोकतंत्र में शिक्षा किसे बेहतर मानते हैं। और क्या आप जानते हैं कि शिक्षकों का चयन सही मानदंडों में हो रहा है। नई और पुरानी शिक्षा नीति में किसे ज़्यादा बेहतर मानते हैं। एलन मस्क कौन है। कोविशील्ड किस प्रकार की वैक्सीन है। और नॉन साइंस को इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन देना सही है या गलत है। क्योंकि अभी हाल ही में डिसीजन आया है बीटेक करने के लिए जो नॉन साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके बारे में ये पूछा गया है। अगर आपको नीति बनाने के स्तर पर अवसर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। कुल मिलाकर के समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे गए। और लिखा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए जाने और विकास दुबे से जुड़े मामले को आप किस तरह से देखते हैं।
पीसीएस 2020 के इंटरव्यू के छठवें दिन एक अभ्यर्थी से यह सवाल किया गया और यह भी पूछा गया कि एनकाउंटर पर आपका क्या कहना है। अभ्यर्थी के जवाब देने पर एनकाउंटर और समाधान से जुड़े नए सवाल फिर से सामने रख दिए गए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए छात्रों से, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गहराई से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, खेल को बताया हॉबी तो लग गई सवालों की एक झड़ी। एक अभ्यर्थी से पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है, तो उसने बताया कि खेल उसका हॉबी है। तो फिर क्या था, सवालों का सिलसिला अब चल पड़ा और अभ्यर्थियों से पूछा गया, भारत इंग्लैंड के तीसरे वनडे के बारे में बताओ, किसने कैच ड्रॉप कर दिया था, अंतिम ओवर किसने डाला था, नो बॉल किसने डाली थी, स्पोर्ट्स को कैसे प्रमोट करेंगे, सारा ग्लैमर क्रिकेट में ही क्यों है, ओलंपिक में भारत अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं करता है। इसके बाद पूछा गया कि स्पोर्ट्स पर आधारित एक मूवी आ रही है, उसका भी नाम बता दो। अभ्यर्थी ने कहा जानकारी नहीं है, तो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य ने कहा कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देते हैं और खेल को हॉबी बताते हैं। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के बारे में भी सूचना है कि टीजीटी पीजीटी के बारे में मैंने कल भी आप लोगों से बताया था कि बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं कि वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में पत्र भेज दिया गया है युवा मंच के द्वारा और चेतावनी भी दी गई है आंदोलन की। अगर आप लोग वेबसाइट को सुधारते नहीं हैं और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 दिन नहीं बढ़ाते हैं तो आंदोलन के लिए छात्र बाध्य होंगे। ये यही पत्र यहाँ पर लिखा गया जिसे आप लोग देख सकते हैं। युवा मंच के द्वारा विदित होकर टीजीटी पीजीटी 2021 संशोधित विज्ञापन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल है, जिसमें अभी तक कई लाख अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट के धीमा चलने, कई बार क्रैश कर जाने जैसे हालात पैदा होने के चलते आवेदन फॉर्म भरना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो आवेदन भरे जा रहे हैं उसमें तमाम तरह की मानवीय तकनीकी खामियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि वेबसाइट ढंग से चलती नहीं है और विद्यार्थी जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत डाटा भर देते हैं। इसे संशोधन का भी मौका दिया जाए और जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 दिन बढ़ाई जाए, जल्द से जल्द वेबसाइट को सुधारा जाए, ये सब मांग रखी है युवा मंच ने। और इसके बारे में भी बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना आई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा, वेबसाइट में गड़बड़ी नहीं हो पा रही आवेदन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इन दोनों एडेड माध्यमिक कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। उधर वेबसाइट में गड़बड़ी से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं, इससे दावेदार परेशान है। उनका कहना है कि 10 दिन का समय और बढ़ा दिया जाए। ज्ञात हो कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तय है। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र लिख करके वेबसाइट दुरुस्त कराने का अनुरोध किया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को ट्वीट करके हस्तक्षेप की अपील भी की गई। अगली सूचना है कि पंचायत चुनावों के बाद में 10,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। लिखा है, पंचायत चुनाव समाप्त होते ही प्रदेश में 10,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। इसमें 8,000 पुरुष और 2,000 महिलाएं होंगी। शासन ने विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। होमगार्ड विभाग में 10 साल से जवानों की भर्ती नहीं हुई है। विभाग में करीब 30,000 पद खाली हैं। विभाग में मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों ने जवानों की भर्ती का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है और इसके पूर्व में जो भर्तियां हुई थी वो मृतक आश्रितों के लिए थी। पहले फेज में 10,000 जवानों की भर्ती होगी, इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अगली सूचना नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी है। लिखा, यूपीटीईटी के बाद प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती आने के आसार हैं। इस बीच 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मुहिम छेड़ दी है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद में भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। उनकी मांग 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त करीब 26,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका दी जाने की है। ये अभ्यर्थी इंटरनेट मीडिया के साथ ही जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर के अपनी मांग शासन तक पहुँचाने की गुहार लगा रहे हैं। लगातार तीसरी काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रही है और इसी आधार पर खाली पद भरने की मांग अब तेज हो गई है। कहाँ से हो पाएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती? कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। ना तो टीईटी किया है और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी की गई है। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 की संभावित उत्तर कुंजी जारी हो गई है। लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 की संभावित उत्तर कुंजी व रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर परीक्षा 22 से 24 मार्च के बीच हुई थी। चलिए अब कुछ अन्य सूचनाएं हैं और ये हैं करंट अफेयर से संबंधित भी। लिखा, जस्टिस एनवी रमना नए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 24 को लेंगे शपथ। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एनवी रमना मंगलवार को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। जस्टिस रमना की नियुक्ति के लिए अधिसूचना के मुताबिक जस्टिस रमना 24 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे के बाद देश के 48वें सीजीआई होंगे। याद रखिएगा कौन से नंबर के 48वें सीजीआई होंगे। टोक्यो ओलंपिक से उत्तर कोरिया हट गया है, ये भी किसी प्रश्न में पूछा जा सकता है। लिखा है कि 33 वर्ष बाद ओलंपिक में नहीं दिखाई देगा यह एशियाई देश। हालांकि ये जो ओलंपिक है वो पिछले साल ही होने थे, कोरोना की वजह से स्थगित किया था और इस साल फिलहाल पिछले साल स्थगित किए गए ये ओलंपिक खेल 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक इसी साल होने हैं।
और अगली जो सूचना है, अंतिम सूचना है, वो कर्फ्यू की है, कोरोना की है। लिखा, बीते साल सितंबर के बाद प्रदेश में कोरोना के नए केस मिलने का रिकॉर्ड टूट चुका है। लखनऊ में भी मामले बढ़ चुके हैं। यूपी में रात्रि कर्फ्यू पर विचार करे राज्य हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगने के आसार हो गए हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरोना के प्रसार को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने के साथ 100% मास्क अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे निभाने की अपील भी की है। ये देखिए, अब तक का रिकॉर्ड है, देश में 24 घंटे के अंदर अंदर 1,15,229 कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं और 630 की 24 घंटे में मृत्यु भी हो गई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने मंगलवार को सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 1,15,239 नए मामले दर्ज किए गए। महामारी की शुरुआत से अब तक प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमितों की यह सर्वोच्च संख्या है। रविवार को एक दिन में 1,03,764 नए मामले मिले थे। 24 घंटे में 630 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की जो संख्या है वो अब 1,66,207 हो गई है। अब बताइए, तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।